हेलो गाइस, हाय एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज डाइव इनटू लॉ और आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रेड विद सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी। चलिए उसके लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन 165 और देखते हैं उसके अंदर क्या है। सेक्शन 165 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, जब उसके सबसे पहले उस पर लिखा है जजेस पावर टू पुट क्वेश्चंस और ऑर्डर प्रोडक्शन। यानी ये सेक्शन जो है ये जज एक मैजिस्ट्रेट को, जज को एक डिस्क्रिशनरी पावर देता है। डिस्क्रिशनरी पावर देता है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए समन्स भेज सकते हैं या फिर वो किसी भी तरह का क्वेश्चन पुट कर सकते हैं पार्टी से या विटनेस से। तो उसका क्या पर्पस है, सबसे पहले इस सेक्शन को पढ़ने से हम जानेंगे कि उस सेक्शन का पर्पस क्या है, वो क्यों इस तरह की पावर एक जज को दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो उस इसका पर्पस है वो है टू फाइंड प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स। टू फाइंड प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स। ठीक है, रेलेवेंट फैक्ट्स का प्रॉपर प्रूफ के जानने के लिए कई बार क्या होता है कि किसी पार्टी ने कोई डिफेंस ने कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया या प्रोसिक्यूशन कोई भी डिफेंस से क्वेश्चन नहीं पुट कर रहा है, भूल जाते हैं या मिस कर देते हैं, तो मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो कभी भी किसी भी स्टेज पे किसी भी तरह का क्वेश्चन पार्टी से या विटनेस से पुट कर सकते हैं, ताकि प्रॉपर प्रूफ रेलिवेंट फैक्ट से जो जुड़े हुए जितने भी प्रॉपर प्रूफ हैं उन सबको डिस्क्लोज किया जा सके। दूसरा उनके पास है टू आस्क क्वेश्चंस टू पार्टीज डायरेक्टली। टू आस्क क्वेश्चंस टू पार्टीज डायरेक्टली, वो डायरेक्टली पार्टी से क्वेश्चन कोई पुट कर सके। तीसरा टू आस्क क्वेश्चंस टू विटनेसेस, वो जज चाहे तो विटनेसेस से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अगेन किसी भी स्टेज पे पुट कर सकते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। और चौथा पर्पस क्या है 165 का, टू समन्स एनी डॉक्यूमेंट। टू समन्स एनी डॉक्यूमेंट, तो किसी भी डॉक्यूमेंट को, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी केस से रिलेटेड बहुत ज़रूरी लगता है तो मैजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए समन भेज सके उस पार्टी को या किसी भी विटनेस को। अच्छा, जब मैं कहती हूँ किसी भी तरह का क्वेश्चन पुट कर सकें तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चंस हैं that can be relevant questions, that the questions can be based upon the relevant facts। तो वो रेलिवेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं या दैट क्वेश्चंस कैन बी बेस्ड अपॉन इररिलेवेंट फैक्ट्स आल्सो, तो वो इररिलेवेंट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा वो लीडिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, वो इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो उस फैक्ट्स पे बेस्ड हो जिससे हम हेयर से एविडेंस कह सकते हैं। ठीक है, यानी एक मिनट, यानी क्वेश्चंस ऑन सच फैक्ट्स विच विल अमाउंट टू हेयर से एविडेंस। क्वेश्चंस ऑन सच फैक्ट्स which will amount to hearsay evidence। तो इस तरह के क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं, जो मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि किसी भी तरह के क्वेश्चंस ये पुट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है जो हम इसमें जानेंगे कि वो जब भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, इन चारों को मिला के, पार्टी कैन नॉट ऑब्जेक्ट टू इट। पार्टी कैन नॉट ऑब्जेक्ट टू इट, पार्टी किसी भी क्वेश्चन को लेके मैजिस्ट्रेट को ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती कि वो इस तरह का क्वेश्चन पुट ना करे। प्लस अगर अगर जज ने कोई क्वेश्चन पुट किया है और उसका आंसर उस विटनेस ने या उस पार्टी ने दिया है, तो दूसरी पार्टी चाहेगी कि वो उसको उस बेसिस पे क्रॉस करे, राइट। तो कोई भी पार्टी अगर क्रॉस करना चाहती है, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द ऑपोजिट पार्टी कैन बी डन ओनली विद द लीव ऑफ द कोर्ट। तो क्रॉस
only with the leave of the court। यानी देखा जाए तो जनरली क्या होता है कि जब भी एक पार्टी क्वेश्चंस पुट करती है, जब भी फॉर एग्जांपल एक मिनट, फॉर एग्जांपल जब भी कोई इन चीफ होता है तो क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, क्वेश्चन 1 2 3 4। फिर जो डिफेंस होते हैं वो उसको क्रॉस करते हैं, क्वेश्चन 1 पे, क्वेश्चन 2 पे, क्वेश्चन 3 पे, क्वेश्चन 4 पे। ये इनका राइट है क्रॉस एग्जामिनेशन। पर जब मैजिस्ट्रेट की बारी आती है, मैजिस्ट्रेट अगर किसी कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, वहाँ पे जो डिफेंस है, जो दूसरी पार्टी है, उसको क्रॉस करने का राइट नहीं होता। ठीक है, वो राइट वहाँ पे एब्सेंट हो जाता है। अगर वो क्वेश्चन जज ने पुट किया अंडर 165, वहाँ पे उनको क्रॉस करने का राइट नहीं है, वहाँ पे उनको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कोर्ट परमिशन देंगे तो ही आप उसको क्रॉस कर सकते हो। तो ये वो बातें हैं जो 165 में बहुत ही प्रोमिनेंटली दी गई हैं कि मैजिस्ट्रेट के पास पावर्स क्या क्या हैं, कि वो किसी भी तरह का क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और किसी भी पार्टी से कर सकते हैं, विटनेस से कर सकते हैं, तो किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं एट एनी टाइम। रुकिए एक मिनट। तो कब कर सकते हैं? एट एनी टाइम, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन 165 में हो सकता है, एट एनी टाइम हो सकता है, यानी किसी भी स्टेज पे, एट एनी स्टेज, कोई भी स्टेज चल रहे हो, अगर इन चीफ चल रहा है तो भी, अगर क्रॉस चल रहा है तो भी, ठीक है, एट एनी स्टेज। और किसी भी तरह का क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, क्रॉस करने का कोई फंडामेंटल ऐसा राइट नहीं होता, ओनली विद द लीव ऑफ द कोर्ट आप क्रॉस कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, अगर आप सेक्शन पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि यहाँ पे प्रोवाइजोज भी गिवन है। ठीक है, अब ये प्रोवाइजो अगर पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये प्रोवाइजो दो हैं, प्रोवाइजो 1, प्रोवाइजो 2, दो तरह के प्रोवाइजोज दिए गए हैं। फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है कि जो आप क्वेश्चंस हैं वो बेशक इरेलेवेंट फैक्ट्स पे आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो जजमेंट है वो जो होगी बेस्ड ओनली ऑन रेलेवेंट फैक्ट्स, ओनली ऑन प्रूफ ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स। क्वेश्चन किसी भी तरह का पुट कर लो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन जब जजमेंट बेस्ड करने की बारी आएगी, जजमेंट बना फॉर्म करने की बारी आएगी, तो उन रेलेवेंट फैक्ट्स पे जो आंसर मिले हैं उसके ऊपर बेस्ड नहीं हो सकती जजमेंट। जजमेंट सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स के प्रूफ पर ही बेस्ड होगी। ठीक है, दूसरा प्रोवाइजो क्या कहता है? दूसरा प्रोवाइजो जो है वो मैजिस्ट्रेट को क्वेश्चंस पुट करने के ऊपर एक राइडर दे रहा है। वो राइडर क्या है कि मैजिस्ट्रेट के पास देखिए पावर तो है कि वो किसी भी तरह का क्वेश्चन किसी भी इंसान से किसी भी स्टेज पे पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो मैजिस्ट्रेट के ऊपर है। और लिमिटेशंस क्या है कि अगर वो क्वेश्चन प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के अंदर आता है तो वो क्वेश्चन मैजिस्ट्रेट पुट नहीं कर सकते। प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या होता है? वो 121 से 131 के बीच में आता है। मैं बताऊंगी आपको जब हम आगे पढ़ेंगे, या आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगी प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या है, उस पर वीडियो भी बना सकते हैं। दूसरा, इम्प्रॉपर क्वेश्चंस अगर हैं तो वो मैजिस्ट्रेट नहीं पूछ सकते। इम्प्रॉपर क्वेश्चंस कौन से हैं? 148 149 में गिवन है। तीसरा, सेकेंडरी एविडेंसेस जो है, अगर सेकेंडरी एविडेंसेस परमिसिबल है अंडर सेक्शन 65 में, तो ही आप उस पर, तो ही आप उन सेकेंडरी एविडेंसेस को अलाउ करके उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये वो तीन
आप कह सकते हैं एक तरीके से लिमिटेशन जो मैजिस्ट्रेट को दिए गए हैं। तो कोर्ट हैज़ पावर अंडर 165 टू समन द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, बट as per the second proviso, even the court cannot summon a document as a secondary evidence। तो secondary evidence पे अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसका प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो कोर्ट जो है वो डायरेक्टली समन नहीं कर सकती। किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को समन तो कर सकती है, पर सेकेंडरी एविडेंस में डॉक्यूमेंट को समन नहीं कर सकती अनलेस ये बात प्रूव हो जाए कि उसका सेकेंडरी एविडेंस 65 सेक्शन के अंडर परमिसिबल है। अगर ये बात प्रूव हो जाती है तो वो डॉक्यूमेंट को समन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये बोलता है सेकंड प्रोवाइजो। फर्स्ट प्रोवाइजो सेकंड प्रोवाइजो हमने पढ़ा, सेक्शन क्या बोलता है ये हमने पढ़ा, और आई गेस ये बहुत इजी और सिंप्लीफाइड हो गया है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो अब अगर हम पर्पस को फिर से देखें तो पर्पस ऑफ 165 क्या था? टू एनेबल द कोर्ट टू फाइंड द truth of the facts alleged in the case, and for that purpose to find proper proof, right? To find proper proof। तो इसीलिए सेक्शन 165 की प्रोसीडिंग्स को क्या कैन बी कंसिडर्ड एज इंडिकेटिव एविडेंस। ठीक है, और एविडेंस ऑफ एविडेंस। ओके, तो ये है सेक्शन 165 में। अब क्वेश्चंस जैसे कि मैंने ऊपर बताया, लीडिंग क्वेश्चंस, रिलेवेंट क्वेश्चंस, ये सब हो सकते हैं। इतना ही था सेक्शन 165 में। अब आप अगर आप पढ़ेंगे एक बार सेक्शन 165 को तो आपको पता चलेगा कि इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस इतना ही है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन, अब हम करेंगे सेक्शन 165 को सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी के साथ लिंक। देखिए, अगर आपने लॉ पढ़ा और सेक्शंस को लिंक नहीं किया तो लॉ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बुकिश नॉलेज है जो आपको एग्ज़ाम में लिखने में तो कॉलेज में काम आएगी, लेकिन उसके बाद आपको यूज़फुल कहीं भी नहीं होगी, क्योंकि ये सेक्शंस आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो आपको इनका लिंकेज आना बहुत ज़रूरी है। तो वो लिंकेज कैसे करना है और वो पता कैसे चलेगा कौन सा सेक्शंस किसके साथ कनेक्टेड है, चलिए पढ़ते हैं और आगे देखते हैं। उसके लिए हमें पहले पढ़ना होगा सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी। इतने अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। यस, सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी। चलिए, अब अगर आप सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी देखेंगे तो आपको पता चलेगा सेक्शन देखने में तो बहुत छोटा सा सेक्शन है, बहुत कोई लंबा बड़ा चौड़ा सेक्शन नहीं है, पर सेक्शन बहुत सारी बातें कर रहा है। सबसे पहले उसमें देखा है पावर, यहाँ पे भी मैजिस्ट्रेट को पावर दी गई है टू समन मटीरियल विटनेस। ठीक है, 165 में भी पावर दी गई थी मैजिस्ट्रेट को कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट को समन कर सकते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट को ये पावर नहीं दी गई थी कि वो कभी भी किसी को भी समन करके बुला सकते हैं। ठीक है, आप समझिए, यहाँ पे मजिस्ट्रेट को पावर दी गई थी कि कोई किसी से क्वेश्चन कोई भी पुट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी को भी बुला सकते हैं क्वेश्चन पुट करने के लिए। ये पावर 165 में नहीं दी गई थी। तो ये कहाँ दी गई है? ये 311 ऑफ सीआरपीसी में दी गई है कि आप समन करके किसी भी मटेरियल विटनेस को कभी भी एट एनी स्टेज बुला सकते हैं। और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट। अब कोई भी पर्सन अगर कोर्ट में प्रेजेंट है तो उसको एग्जामिन कर सकते हैं। 165 में किसको आप एग्जामिन कर सकते थे? या तो पार्टीज़ को एग्जामिन कर सकते थे या विटनेसेस को एग्जामिन कर सकते थे।
और यहाँ पे अगर कोर्ट में कोई इंसान बैठा है जो ना तो पार्टी है, ना ही विटनेस है, फिर भी वो अगर कोर्ट में बैठा है और लगता है कोर्ट को कि इस इंसान का इस केस से कोई ताल्लुक है, तो मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो वहीं पे देयर एंड देन उस पार्टी को एग्जामिन कर सकते हैं। प्लस अब क्योंकि 165 में हमने बोला किसी तरह का क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, तो उसके लिए उसको बुलाना ज़रूरी है। तो वो बुलाने का काम 311 में मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो समन कर सकते हैं किसी भी मटेरियल विटनेस को कि वो कोर्ट में आए। इसीलिए मैंने कहा था कि 165 और 311 आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शंस, एक दूसरे के पूरक हैं, जहाँ पे आप 311 में बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं और फिर 165 में एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि 311 कहता क्या है। एक सेकंड जी, सेक्शन 311 पढ़ेंगे। सेक्शन 311 ऑफ CRPC। तो इसमें लिखा है कि कोर्ट में, और फिर लिखा है कोर्ट शैल। ठीक है, आप सेक्शन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस सेक्शन को दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया गया है। एक तरफ में लिखा है यानी कोर्ट की मर्जी है, नॉट मैंडेटरी अपॉन द कोर्ट। ठीक है, डिस्क्रिशनरी अपॉन द कोर्ट। यहाँ पे शैल लिखा है बिकॉज यहाँ पे मैंडेटरी है कोर्ट के लिए। तो अब आगे क्या लिखा है, में एट एनी स्टेज। एट एनी स्टेज, एट एनी स्टेज का क्या मतलब हुआ, चीफ के टाइम पे भी पुलक आप या फिर क्रॉस के टाइम पे भी, किसी भी टाइम पे एट एनी स्टेज, यानी इसका मतलब ये भी हुआ एट एनी स्टेज में, वेदर एट द टाइम ऑफ इंक्वायरी, वेदर एट द ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। मतलब किसी भी स्टेज का मतलब किसी भी स्टेज, एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, समन कर सकते हैं एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को समन कर सकते हैं एज अ विटनेस, किसी भी पर्सन को समन कर सकते हैं एज अ विटनेस, और एग्जामिन एनी पर्सन। तो बेसिकली ये क्या कर सकते हैं, समन कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, समन एनी पर्सन, एग्जामिन एनी पर्सन, रीसमन एनी पर्सन। कोई पहले आ चुके हैं, दोबारा बुलाना है तो उन्हें दोबारा भी बुलाया जा सकता है। और चौथा री एग्जामिन, पहले एग्जामिन कर चुके हैं, दोबारा भी उनको मैजिस्ट्रेट चाहे तो एग्जामिन कर सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए मैजिस्ट्रेट में वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पे बुला सकते हैं किसी भी पर्सन को और उसको एग्जामिन कर सकते हैं, या फिर अगर बुला चुके हैं पहले तो दोबारा भी बुला सकते हैं और दोबारा भी उसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये तो था में, तो इसमें ठीक है ना, पावर दे दी में कि मजिस्ट्रेट चाहे तो कर सकते हैं, तो फिर इसमें अलग से शैल का प्रोविज़न बनाने की क्या ज़रूरत थी, उसको अलग से मैंडेटरी कोर्ट को करने की क्या ज़रूरत थी। तो देखिए पता करते हैं। तो आगे लिखा है द कोर्ट शैल, यहाँ पे में था, यहाँ पे शैल है, क्या कर सकते हैं शैल में, कोर्ट क्या कर सकते हैं, कोर्ट कैन समन एंड एग्जामिन, सेम थिंग, समन कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, या फिर रिकॉल कर सकते हैं एंड री एग्जामिन कर सकते हैं। एनी पर्सन, अगेन एनी पर्सन
अब ये शैल का प्रोविजन आ रहा है, अभी तक तो मे जैसे सेम था, अभी ये पता चलेगा आगे कि ये शैल क्यों बोल रहे हैं। ये सब कर सकते हैं कब? इफ हिज एविडेंस appears it to be essential to the just decision of the case। अगर मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि उनका, उस इंसान का एविडेंस जो है वो मैजिस्ट्रेट को appears to be असेंशियल, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि उस इंसान का एविडेंस बहुत असेंशियल है फॉर द डिसीजन ऑफ द केस, फॉर द डिसीजन ऑफ द केस, तो वो उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि उनको फिर पक्का से आपको बुलाना ही है और एग्जामिन करना ही है, या पहले आ चुके हैं तो भी आप उनको दोबारा बुलाइए और दोबारा से एग्जामिन कीजिए। ये है सेक्शन 311। ठीक है, अभी देखने में तो ये सिंपल है कि हाँ आप बुला सकते हैं, उनको एग्जामिन कर सकते हैं, या दोबारा बुला सकते हैं और दोबारा उनको एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, ये 165 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री भी हो गया कि 311 में आप उनको बुला सकते हैं और 165 में आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन उनसे पुट कर सकते हैं, चाहे वो पार्टी हो चाहे विटनेस हो। और 311 में ही प्रोविज़न दिया है चाहे वो कोई और पर्सन भी हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अब 311 में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आप रेलेवेंट या इरेलेवेंट पे कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 165 इसको कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक सिद्ध होता है जब वो बोलते हैं कि किसी भी तरीके का आप कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बस 311 में इतना ही है? नहीं, अगर आप सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन देखकर तो आपको लगेगा कि इतना ही है, पर एक्चुअली में इतना है नहीं। सेक्शन 311 का एक अपना अपनी इंडिविजुअलिटी है, जहाँ पे अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो वो जानता भी होगा कि 311 का एक एप्लीकेशन भी डाला जाता है कोर्ट में। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं। तो समनिंग अंडर 311 CRPC और क्वेश्चन आप एग्जामिन कर सकते हो 165 में। और उसके अलावा यस, एक बात और देख लीजिए कि जिन विटनेसेस को कोर्ट बुलाता है, कोर्ट समन करता है, जनरली जो पार्टी बुलाती है उन विटनेसेस को उनके नाम से बुला जाता है। यानी अगर प्रोसिक्यूशन बुला रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस, अगर डिफेंस बुला रहा है तो उसको बोलते हैं डिफेंस विटनेस। क्योंकि ये कोर्ट ने बुलाया है तो उनको बोला जाता है कोर्ट विटनेसेस। ठीक है, तो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, कोर्ट विटनेसेस, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने इनको बुलाया है। अब क्या होता है कई बारी कि प्रोसिक्यूशन के पास, अब देखिए मैं एग्जांपल देती हूँ जहाँ पे मैं आपको 311 की एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगी कि कैसे एप्लीकेशन डाली जाती है। क्या होता है कई बार प्रोसिक्यूशन के पास जब अपना केस प्रूव करने का टर्न था तो प्रोसिक्यूशन को अपने एविडेंसेस लेकर आने थे। ठीक है, ये एविडेंस 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, फिर डिफेंस उनको क्रॉस करते हैं, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को। अभी मान लीजिए इसका स्टेज चला गया, डिफेंस के क्रॉस करने की बारी आ गई और फिर प्रोसिक्यूशन को ये रियलाइज़ होता है कि अरे मैं अपना विटनेस नंबर 5 तो बुलाना भूल ही गया, और वो तो बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस है, अगर उसको नहीं बुलाएंगे तो केस ढंग से प्रूव नहीं होगा। तो अब क्या कर सकता है प्रोसिक्यूशन? इस केस में प्रोसिक्यूशन 311 की एप्लीकेशन डालेगा कोर्ट में और ये बोलेंगे कि हमको अपना ये विटनेस नंबर 5 बुलाना है। तो बेसिकली क्या होता है कि समनिंग बैक द विटनेस आउट ऑफ टर्न, अभी आपकी टर्न चली गई है लेकिन आपको फिर भी किसी विटनेस को समन बैक करना है, तो प्रोसिक्यूशन कैन ऑल्सो डू दिस अंडर 300 अंडर द एप्लीकेशन ऑफ 311। ओके, क्योंकि here at later stage if prosecution feels that witness need to be examined and he has not been examined, ठीक है, नीड्स टू बी एग्जामिन बट नॉट एग्जामिन, एंड समनिंग स्टेज जो है वो पास हो गई है, जो समनिंग स्टेज थी जब इसको उन सबको बुलाना था वो क्रॉस हो गई, वो दैट हैज़ बीन पास, अब वो चली गई है। तो प्रोसिक्यूशन कैन फाइल द एप्लीकेशन ऑफ 311।
ठीक है, तो जब वो एप्लीकेशन डाल देंगे तो उनको एक चांस मिल जाता है कि ठीक है आप टर्न बैक करके उनको बुला के ला सकते हैं। सिमिलरली ये चीज़ डिफेंस पर भी आती है। डिफेंस ऑल्सो कैन मेक एन एप्लीकेशन अंडर 311 फॉर समनिंग ऑफ द विटनेसेस। अपने विटनेसेस को बुलाने के लिए डिफेंस भी इसी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये था एक अलग 311 का अपना इंडिविजुअल रोल। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि 311 और 165 दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो ये भी आपको समझ में आ गया कि कैसे ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो 311 में पढ़ा उसको अगर हम एक चार्ट की फॉर्म में देखें तो आप समझ पाएंगे कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे एक स्टेज वो होती है वेयर विटनेसेस नॉट समन्ड, विटनेसेस को समन ही नहीं किया बाय ईदर पार्टी। तो क्या होगा, ये है पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन वो है जहाँ पे विटनेस वॉज समन्ड बाय पार्टी। एक तो था जहाँ पे पार्टी ने समन दिया ही नहीं, दोनों में से किसी पार्टी ने। एक है जहाँ पे पार्टी ने समन भेजा था। और तीसरा है विटनेस नेवर समन्ड अर्लियर बट नाउ पार्टी wants टू समन, जो कि मैंने अभी अभी आपको एप्लीकेशन में बताया भी था 311। तो ये वो तीन सिचुएशन है कि याद, पहला तो है कि पार्टी ने बुलाया ही नहीं, कभी समन ही नहीं भेजा। दूसरा है समन भेजा था। और तीसरा है कि पहले नहीं भेजा पर अब भेजना चाहते हैं। तो इन तीनों केसेस में क्या होगा, जो अभी हमने 311 पढ़ा उसका जस्ट देखते हैं कि क्या है। तो इस केस में क्या होगा, जहाँ पर भेजा ही नहीं तो कोर्ट कैन सुओ मोटो समन्स, यहाँ पे कोर्ट कैन सुओ मोटो समन्स। अगर किसी भी पार्टी ने भेजा ही नहीं तो कोर्ट अपनी मर्जी से भेज सकती है और उसको बोलेंगे कोर्ट विटनेस। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, 165 में कोर्ट उसको एग्जामिन कर लेंगे। ऐसा कर सकते हैं ना जी। और क्रॉस ओनली, अब और फिर उस पर अगर क्रॉस करना होगा दूसरी पार्टी को तो विद द लीव ऑफ द कोर्ट, ये कर सकते हैं कि दूसरी पार्टी कोर्ट की परमिशन से कर सकती है। दूसरा सिचुएशन जहाँ पे पार्टी ने विटनेस को समन किया था। अब समन किया था तो क्या होगा, एग्जामिन किया गया है, क्योंकि समन किया था तो एग्जामिन किया और जो विटनेस था वेंट बैक, वापस चले गए। अब तो उनको दोबारा समन करना चाहते हैं। ठीक है, रिकॉलिंग रिक्वायर्ड, रिकॉलिंग रिक्वायर्ड। तो उस केस में क्या होगा, अगर रिकॉलिंग कोर्ट को चाहिए तो कोर्ट सुओ मोटो बुला लेंगे, 165 में उनको एग्जामिन कर लेंगे। और अगर रिकॉलिंग पार्टी की एप्लीकेशन पे है तो 311 की एप्लीकेशन पे पार्टी जो है उनको रिकॉल कर सकती है। और उसमें क्या होगा, जब पार्टी एग्जामिन कर सकती है तो यहाँ पे प्लस कोर्ट कैन ऑल्सो एग्जामिन, कोर्ट कैन ऑल्सो एग्जामिन अंडर 165, ये भी हो सकता है। ठीक है, कि या तो पार्ट अब उनको दोबारा बुलाया जा रहा है तो कौन दोबारा बुला रहा है, अगर पार्टी दोबारा बुला रही है तो पार्टी उसको 311 के एप्लीकेशन डाल के दोबारा बुला सकती है और उसको एग्जामिन कर सकती है। और साथ ही साथ वहाँ पे कोर्ट भी उसको एग्जामिन कर सकता है अंडर 165 में। और अगर दोबारा कोर्ट बुला रिकॉलिंग की गई है कोर्ट के द्वारा तो कोर्ट उसको डायरेक्ट 165 में एग्जामिन कर लेगी। अब तीसरा सिचुएशन आता है जहाँ पे पार्टी ने कभी भी उस विटनेस को समन किया ही नहीं, लेकिन अब वो जब स्टेज क्रॉस हो गई तो वो करना चाहती है। तो उसमें क्या करेंगे,
अगर कोर्ट उनको इफ़ 311 की एप्लीकेशन जो है वो ग्रांट कर देते हैं, परमिशन ग्रांट हो जाती है, तो पार्टी उनको बुलाएगी और उनको एग्ज़ामिन करेगी। 311 में बुलाया और पार्टी ने एग्ज़ामिन किया। यहाँ पर भी मैजिस्ट्रेट चाहे, कोर्ट चाहे तो 165 में कोर्ट कैन ऑल्सो एग्ज़ामिन, ठीक है, कोर्ट कैन ऑल्सो एग्ज़ामिन। तो ये था 311 और 165 का टोटल यूसेज, या किस तरह ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कौन कौन सी सिचुएशन आ सकती हैं और तब मैजिस्ट्रेट क्या क्या, कोर्ट क्या क्या कर सकता है। ये है वो सारा एप्लीकेशन। ये टेबल अगर आपको अच्छे से याद हो जाता है तो आपको 311 का और 165 का एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ इस टेबल को अच्छे से समझिए, एक बार, दो बार, तीन बार देखकर, और इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, इसको रटिए नहीं, क्योंकि ये समझने की चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ है। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ है। आप उन्हें रटेंगे तो एप्लीकेशन में नहीं ला पाएंगे, आपको इन्हें अच्छे से समझ लेना है। एक बार, एक दिन रिवाइज कीजिए, दूसरे दिन फिर रिवाइज कीजिए, तीसरे दिन फिर रिवाइज कीजिए। अगर आप मन ही मन में उन सिचुएशन को इमेजिन करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं और फिर उस केस में कौन सा एप्लीकेशन जा सकती है, कब क्या हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये था दोनों सेक्शंस का एप्लीकेशन। उसके अलावा इस पर कुछ केसेस भी हैं जिन्हें आप स्टडी कर सकते हैं, तो आपको केसेस के थ्रू भी ये सेक्शंस अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। इसमें बहुत अगर आपको इम्पोर्टेंट केसेस जानने हैं तो एक इम्पोर्टेंट केस मैं आपको बताती हूँ। ये है नेपाल चंद्र रॉय वर्सेस नेताई चंद्र दास, और उसके अलावा इधर एंड अदर्स वर्सेस आबिदा एंड अदर्स, 2002 का केस है। इसमें भी ये 311 और 165 किस तरह कॉम्प्लीमेंट्री है, इसी के बारे में बात की गई है। प्लस एक है ज़हीरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये 2004 का केस है, लैंडमार्क जजमेंट थी इसकी। इसको गुजरात बेस्ट बेकरी राइट्स के नाम से भी केस को जानते हैं, गुजरात बेस्ट बेकरी राइट्स, इस केस को इस नाम से भी जानते हैं। दूसरा गुजरात में से के केस, इस नाम से भी जानते हैं। वैसे कुछ केसेस और हैं, अगर आपको केसेस की लिस्ट चाहिए और आपको जानना है इन केसेस के फैक्ट्स क्या हैं और इन केसेस में क्या जजमेंट पास की गई है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम केसेस डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप इन सेक्शंस को रिवाइज कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।